नमस्कार। हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। इस अंक में पिछले सप्ताह प्रदेश में हुई प्रमुख घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश में चल रही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हलचलों तथा विभिन्न योजनाओं के असर पर भी हम नजर डालेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। राज्य में बजट तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में बजट को जनता के अनुरूप बनाने के लिए सुझाव लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हिसार में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसान व कृषि क्षेत्र से जुड़े पक्षकारों के साथ विचार विमर्श कर अहम सुझाव लिए। इसके बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने किसानों और एफपीएफ को उनके सुझावों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्राप्त सभी सुझावों को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी सरकार की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि परिवार से उनका नाता है तथा इस क्षेत्र की कठिनाइयों को उन्होंने बड़ी नजदीकी से देखा व महसूस किया है। कृषि शक्ति हमारी समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षित खेती के लिए नकली बीज की रोकथाम के लिए विधानसभा में बिल लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष हुई बैठक में 161 बहुमूल्य सुझाव मिले थे। इनमें से 99 सुझावों को बजट में शामिल किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश में कई योजनाएं लाई गई हैं। कृषि के विकास के लिए बजट प्रावधानों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। पिछले वर्ष बजट पूर्व परामर्श हो रहा था यही हिसार के अंदर। 161 सुझाव आप लोगों ने, महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों ने दिए थे। हमने बजट के अंदर 99 महत्वपूर्ण सुझावों को पिछले बजट के अंदर शामिल भी किया था। साथियों, आपके सुझावों के आधार पर हमने कृषि क्षेत्र में कई ऐतिहासिक और व्यवहारिक निर्णय आपके सुझावों के ऊपर हमने लिए हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस पर गुरुग्राम में भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पहली बार प्रदेश में शिरकत की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि हमारे प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने युवा शक्ति पर भरोसा किया। उन्होंने युवाओं को प्रेरणा दी कि अगर विकसित भारत बनाना है तो युवाओं को आगे आना होगा। नितिन नबीन ने कहा कि आज देश में 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप चल रहे हैं और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों से भारत विकसित हो रहा है। प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा युवा शक्ति पर भरोसा किया है। उन्होंने माना था कि जब जब इस देश को आगे बढ़ना होगा, जब जब ये देश नई ऊंचाई को छुएगा, तो उस ऊंचाई का नेतृत्व भी कोई न कोई युवा उस प्रकार से करता आगे बढ़ेगा। हमारे प्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के युवाओं को कहीं न कहीं एक प्रेरणा दिया है, एक नेतृत्व दिया है कि आइए हम 2047 का विकसित भारत बनाना है तो इस देश के युवाओं को आगे आना होगा, इस देश के युवा नेतृत्व को आगे आना होगा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वामी विवेकानंद को नमन करते हुए कहा कि नितिन नबीन का भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष होना इस बात का उदाहरण है कि भाजपा में वंशवाद की कोई जगह नहीं है। भाजपा में केवल कर्मठता तथा योग्यता की पूजा होती है। सीएम ने कहा कि भाजपा स्वामी विवेकानंद के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए युवाओं को प्रतिभा के आधार पर नौकरियां दे रही है। साथियों, आज का दिन मात्र एक तिथि, एक संकल्प है। आज युग पुरुष जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को हम हर्षोल्लास के साथ आज उस समय में मना रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी पार्टी, आप लोग देखते हैं कि जो वंशवाद हमारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष एवं सांसद तेजस्वी सूर्या ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि नितिन नबीन भाजपा के अगले 2 दशक का नेतृत्व तैयार करेंगे। युवा स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलते हुए देश को सुपर पावर तथा विश्व गुरु बनाएं। भारत एक सुपर पावर के रूप में, एक डेवलप्ड नेशन के रूप में, एक विश्व गुरु के रूप में पूरे विश्व में उभर कर आना है तो आप और हम, इस देश के युवा, हम विवेकानंद जी के दिखाए रास्ते पर जाना बहुत जरूरी है।
देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने प्रदेश का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हांसी बार एसोसिएशन के अभिनंदन समारोह में शिरकत की तथा नारनौंद में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की नींव का पत्थर भी रखा। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश अपने पैतृक गांव पेटवाड़ पहुंचे, जहां उनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अधिवक्ता आधुनिक तकनीकों को अपनाएं। उन्होंने कहा कि देश में विभिन्न भाषाओं में न्यायालयों के फैसले का अनुवाद कर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि आमजन इन फैसलों को आसानी से समझ सके। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका ने विश्व भर में आधुनिक तकनीक का सबसे ज्यादा लाभ उठाया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए अधिवक्ताओं को आधुनिक तकनीक को अपनाना होगा। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पे हमने टेक्नोलॉजी के साथ हमने काफी एडवांटेज उसमें किया है। आज की डेट में हम अकेले इंग्लिश में नहीं, हम 16 लैंग्वेजेज में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को ट्रांसलेट करके लोगों को उन तक पहुंचाते हैं। मीडिएशन को लेकर के मैंने, आपने जो मीडिएशन फॉर द नेशन का जो मैंने नारा दिया, तो उसमें एक साथ में मैंने एक और बात कही कि मीडिएशन लोकल भाषा में हो, लोकल भाषा के साथ फिर मैंने कहा लोकल डायलेक्ट में भी हो। मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करते हुए हांसी को जिला बनाने का कार्य किया है। राजस्व जिला बनने के उपरांत यहां पर सेशन डिवीजन स्थापित करने की आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश से कहा कि वे हांसी न्यायिक परिसर में ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध करवाएं, ताकि अधिवक्ता इसका लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता भाषा की बाधा को समाप्त कर स्वयं को अंग्रेजी भाषा में भी पारंगत करें। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की ये पॉलिसी है कि जो भी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट अगर बन जाता है तो वहाँ सेशन डिवीजन भी एस्टेब्लिश हो जाता है। तो मेरी हाई कोर्ट से ये एक आप सबकी तरफ से निवेदन होगा और मैं इसमें आपका केस प्लीड करूंगा कि हांसी को तुरंत जितना जल्दी हो सके उसको सेशन डिवीजन डिक्लेयर किया जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार के नवीकृत चौधरी देवीलाल टाउन पार्क का उद्घाटन किया। उन्होंने पार्क का अवलोकन कर इसका जायजा भी लिया। इस पार्क में जॉगिंग एवं वॉकिंग ट्रैक विकसित किया गया है, जिसका लाभ शहर के लोगों को मिलेगा। साथ ही जैव विविधता के प्रति जागरूक करने के लिए यहाँ औषधीय पौधा उद्यान भी बनाया गया है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पार्क हिसार शहर की सबसे बड़ी सौगात है। पार्क के नवीनीकरण पर 14 करोड़ 72 लाख की राशि खर्च की गई है। उन्होंने बताया कि इस पार्क के विकास को 5 तत्वों के थीम पर आधारित किया गया है। यह हमें भारतीय संस्कृति से जोड़ता है। यहाँ सूर्य नमस्कार करती हुई मूर्तियां हमें प्रेरणा देती है। यहाँ आकर लोग योग व अन्य शारीरिक व्यायाम भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पार्क हिसार शहर के लिए एक अलग पहचान बनेगा। वह सरकार के स्वस्थ हरियाणा समृद्ध भारत के विजन को साकार करेगा। उन्होंने लोगों से एक पेड़ मां के नाम में अपना योगदान देते हुए इस पार्क में एक पेड़ अवश्य लगाने का आग्रह भी किया। हमारे हिसार के लोगों को एक वो स्थान यहाँ मिला है जिससे व्यक्ति स्वस्थ हो और यहाँ पर आकर के अलग अलग प्रकार से, चाहे योगा है और चाहे यहाँ पर हम वॉक भी कर सकते हैं और अन्य कार्यक्रम भी यहाँ कर सकते हैं। प्रदेश की नायब सरकार लगातार जनहित में फैसले ले रही है। हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। इसे लेकर कल पत्र जारी किया गया। नई आय सीमा सरकारी पदों पर भर्ती तथा शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण पर लागू होगी। इस कदम से प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लाभ भी मिलेगा। कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने इस कदम के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इससे एक बहुत बड़े वर्ग को व्यापक लाभ मिलेगा। सामाजिक रूप से इस वर्ग को मजबूत बनाने के लिए यह एक सराहनीय कदम है। हमारे बैकवर्ड क्लासेज को हमने 6 लाख से 8 लाख की रेंज पर लेकर गए
केंद्र की भी ऐसी सोच थी और बहुत से वर्गों के मुख्यमंत्री से लोग मिले थे और उन्होंने इस रेंज को बढ़ाने की बात की थी। और मैं आभारी हूँ हरियाणा प्रदेश की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को आरक्षण की श्रेणी का लाभ देने के लिए जो 6 लाख की श्रेणी थी उसको 8 लाख की रेंज पर लेकर गए हैं। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आगामी बजट को तैयार करने को लेकर सभी वर्गों से व्यापक चर्चा हो रही है। इस दौरान जो भी अच्छे सुझाव आएंगे उन्हें लिया जाएगा। आने वाला बजट सर्वहितैषी तथा जन कल्याणकारी होगा। इसके अलावा फरवरी में होने वाले बजट सत्र के लिए तैयारियां की जा रही हैं। हमारे सेमी गवर्नमेंट के जितने दायरे हैं उन सभी से हम व्यापक चर्चा करते हैं और सभी से जब अच्छे सुझाव आते हैं तो वो समाज हित में भी और प्रदेश हित में भी होते हैं। उसी कड़ी को मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं और अभी आगामी दिनों में फरवरी में हमारा बजट सेशन होगा, उसकी व्यापक तैयारियां करने की हमने सरकार ने योजना बनाई है। प्रदेश में अपराध को बढ़ावा देने वाली संस्कृति को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। गीतों के माध्यम से अपराध का महिमा मंडन स्वीकार नहीं है। इस सिलसिले में अपराध की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले 67 गीतों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाया गया है। पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने बताया कि ऐसे गीतों पर एसटीएफ व साइबर यूनिट की कार्रवाई ने डिजिटल स्पेस में बड़ा बदलाव लाया है। जांच में पाया गया कि गैंगस्टरों को महिमा मंडित करते ऐसे गीत युवाओं को अपराध की तरफ आकर्षित करते हैं। उन्होंने बताया कि इस खतरनाक रुझान को रोकते हुए पुलिस ने 67 आपत्तिजनक गीतों का डिजिटल कंटेंट हटाया या ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है तथा आगे भी ऐसे कंटेंट के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। डीजीपी ने इस कार्रवाई को युवाओं तथा समाज के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि पुलिस का लक्ष्य केवल अपराध रोकना नहीं बल्कि युवाओं को अपराध की दुनिया में कदम रखने से भी बचाना है। यह गीत जो छवि दर्शाते हैं वह सच्चाई बिल्कुल उलट है। पुलिस की नीति है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कलाकारों तथा कंटेंट क्रिएटर से अपील करते हुए कहा कि वे सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए ऐसा कंटेंट ना बनाएं। ये गाने YouTube, Spotify, Amazon, गाना और जियो जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर प्ले किए जाते थे। ये गाने अब नवयुवकों को अश्लीलता, अपराध तथा नशे और गन कल्चर की तरफ प्रेरित करते थे। तो एज अ पार्ट ऑफ सोशल पुलिसिंग हरियाणा पुलिस सारे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की मॉनिटरिंग कर रही है और जो भी इस टाइप का कंटेंट हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डालता है तो उसको हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। प्रदेश में बुनियादी शिक्षा के ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने नूंह जिले के हिंगनपुर गांव में बने स्कूल भवन का उद्घाटन किया। स्कूल में 1 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से 10 कमरे बनाए गए हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने स्कूल को 8वीं से अपग्रेड कर 10वीं तक करने का भी ऐलान किया। उन्होंने स्कूल तक आने वाले रास्ते को भी पक्का करने सहित अन्य मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया। इसके अतिरिक्त शिक्षा मंत्री ने गांव ओथा के विद्यालय का नाम कारगिल युद्ध में शहीद नसरुद्दीन के नाम पर रखने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक एवं सुरक्षित शिक्षा वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ के स्कूल के रास्ते की बड़ी प्रॉब्लम है। मैं भी आया और आप भी इस रास्ते से चल के आए। इंतजामात करिए और इस स्कूल के जो रास्ता है इस रास्ते का निर्माण करवाइए। जो शहीद के नाम पर आपने बात कही स्कूल का नाम रखने के लिए, उसका भी मैंने आदेश पारित किया है और आज हरियाणा हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने रोहतक में शिक्षा भारती विद्यालय के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में शिरकत की। इस दौरान पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने विद्यालय की होनहार छात्राओं को सम्मानित किया तथा विद्यालय शिक्षा समिति को अपने कोष से 11 लाख रुपए देने की घोषणा की।
समारोह के दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच है कि जन जन तक विधायिका की जानकारी पहुंचे। इसे लेकर आने वाले दिनों में संसद के साथ मिलकर विश्वविद्यालयों व अन्य क्षेत्रों में जागरूकता सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। जब हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प का जिक्र करते हैं जिसमें 2047 तक हमारा राष्ट्र, हमारा देश विकसित राष्ट्र होगा, तो ये 25,000 संस्थाएं इस दिशा में वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, ऐसा मैं जरूर कहूंगा। प्रदेश में विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सरकार के मंत्री लोगों के बीच जाकर इस कानून के फायदे गिनवा रहे हैं ताकि भ्रम को दूर किया जा सके। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि केंद्र सरकार श्रमिकों व जरूरतमंदों के हित में विकसित भारत जी राम जी की योजना लेकर आई है। इसमें न केवल काम के दिन बढ़ाए गए हैं बल्कि बड़े बदलाव करते हुए इसे अधिक हितकारी योजना भी बनाया गया है। इस बारे में वे हिसार भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इस योजना को फायदेमंद बताते हुए कहा कि इसमें उपयोग किए गए सार्वजनिक धन को सही हाथों में पहुंचाना सुनिश्चित किया गया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हरियाणा में मजदूरी की दर देश में सर्वाधिक है। नए प्रावधान से प्रदेश में हर श्रमिक को कम से कम 10,000 रुपए अधिक मिलेंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में ज्यादा लोगों को रोजगार व ज्यादा पैसा दिया गया। जितना ये ज्यादा झूठ बोलेंगे इतना ये इतने और डाउन जाएंगे, क्योंकि लोग आज इनको समझ चुके हैं कि कांग्रेस केवल और केवल गुमराह करने का काम करती है और जितना गुमराह करेंगे इनका ग्राफ और ज्यादा नीचे गिरेगा। मैंने पहले कहा कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है और हमें कांग्रेस के साथ लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो आप एक दूसरे को खुद ही निपटाने का काम कर देते हैं। और अब क्योंकि इनकी हालात ऐसी होगी कि गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, इसलिए वो सारे ना इकट्ठे बैठ सकते, ना इकट्ठे कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते। प्रदेश के श्रमिक मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी करने का स्वागत कर रहे हैं। हिसार के रायपुर गांव के मजदूरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना का नाम जी राम जी रखने से काम पर जाते हुए भगवान राम का नाम बार बार जुबान पर आ जाता है। इससे पुण्य तो मिलेगा ही, साथ ही योजना गरीबों के हित में भी है। इसमें रोजगार के दिनों में 25 दिनों की बढ़ोतरी की गई है। अब मजदूरी का भुगतान भी 7 दिनों के अंदर होगा तथा जल्दी पैसा खातों में आ जाएगा। बहुत अच्छा लगा जी राम जी के नाम पे जी मोदी सरकार ने अच्छा किया है। जो पहले मतलब 100 दिन का रोजगार था वो 125 दिन का हो गया है और सभी भाइयों को बहनों को अच्छे से काम मिलेगा। जो दिहाड़ी लटक कर आती थी अब टाइम पे आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी कोई मतलब गलत करने की कोशिश करेगा उस पर कार्रवाई होगी। हमारी के काखरे पहला ये नरेगा का काम था और अब श्री राम का नाम दे दिया इसने और जी राम जी का नाम दे दिया और काम भी करते रहेंगे और श्री राम का नाम भी लेते रहेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस से सूर्य नमस्कार महाअभियान की शुरुआत हो गई है। प्रदेश की 1000 योगशालाओं में सूर्य नमस्कार कराया जा रहा है। 23 तथा 26 जनवरी व 12 फरवरी को राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन जयदीप सिंह ने विशेष बातचीत में बताया कि इस वर्ष भी 25 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी इस महाअभियान में होगी। इससे पूर्व हरियाणा योग आयोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सहित 6 विश्व कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। गत 4 वर्षों में यह कार्यक्रम चल रहा है और इस बार का थीम है फिट इंडिया फिट हरियाणा, योग युक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा। उन्होंने कहा कि युवाओं को केंद्रित करते हुए इस कड़ाके की ठंड में भी सूर्य नमस्कार अभियान कराया जा रहा है। सूर्य नमस्कार करके लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इस बार 100% गांवों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक जिले में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में एक झांकी सूर्य नमस्कार को लेकर भी निकाली जाएगी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में, स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में सूर्य नमस्कार महाअभियान 1000 योगशालाओं में आरंभ हो चुका है और आने वाले दिनों में 23 जनवरी, 26 जनवरी और 12 फरवरी को राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि 25 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी इस वर्ष भी
इस महाअभियान में होगी। अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में अब मरीजों को निजी अस्पतालों जैसी महंगी तकनीक निःशुल्क उपलब्ध होगी। अस्पताल में 68 लाख रुपए से अधिक की लागत वाला 4K ऑर्थोस्कोपी सिस्टम स्थापित किया गया है, जिससे जोड़ों की सर्जरी और भी अधिक सटीक व सुरक्षित हो सकेगी। प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पूजा ने बताया कि यह मशीन जोड़ों से जुड़ी बीमारियों तथा स्पोर्ट्स इंजरी के इलाज में मील का पत्थर साबित होगी। 4K तकनीक के कारण सर्जरी के दौरान जोड़ों के अंदर की तस्वीरें 4 गुना ज्यादा स्पष्ट दिखाई देंगी, जिससे सर्जरी की सटीकता काफी बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि आमतौर पर निजी अस्पतालों में ऑर्थोस्कोपी सर्जरी पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन अब इस अस्पताल में यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध होगी। इससे गरीब तथा मध्यम वर्ग के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। ये मशीन का नाम है आर्थोस्कोपिक कैमरा सिस्टम की लागत कुछ 70 लाख रुपए की है और इस मशीन के आने से हमारे हॉस्पिटल में मरीजों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ऑर्थो की सर्जरीज में बिल्कुल प्रिसीजन के साथ ये कैमरा सिस्टम ऑपरेट के साथ डॉक्टर्स ऑपरेट कर सकेंगे। इस मशीन में जो 4K कैमरा है उससे जो सामान्य कैमरा है उससे 4 टाइम्स ज़्यादा क्लियर पिक्चर आएगी। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमन सैनी ने बताया कि इस तकनीक से की होल सर्जरी की जाती है, जिसमें कम रक्तस्राव होता है तथा मरीज जल्दी ठीक होकर घर लौट सकता है। इसमें मरीज को कम दर्द होता है और जल्दी ही रिकवरी होती है तथा अस्पताल में भर्ती रहने का समय भी घट जाता है। सिविल हॉस्पिटल अंबाला कैंट में अभी स्मिथ एंड नेफ्यू की नई आर्थोस्कोपिक मशीन आई है। तो जो ऑपरेशन पहले चीर-फाड़ से हो सकते थे, अब देखिए छोटे बटन होल इंसिजन से होने पॉसिबल हो जाएंगे और इसमें मतलब पेशेंट की रिहैबिलिटेशन और छुट्टी बहुत जल्दी होनी संभव है। मतलब दूसरे या तीसरे दिन पेशेंट की छुट्टी हो जाएगी। नरवाना का महर्षि दयानंद सरस्वती प्रवासी पक्षी संरक्षण स्थल इन दिनों प्रवासी पक्षियों की चहचहाट से गुलजार है। गांव कालवण में पानी पर झूमते तथा खुले आकाश में उड़ते पक्षियों के झुंड क्षेत्र की जैव विविधता की अहम पहचान भी बन चुके हैं। हर साल सर्दियों में मध्योत्तर एशिया तथा साइबेरिया से बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी यहां आते हैं। ये पक्षी लगभग 3 से 4 महीने यहाँ प्रवास करते हैं तथा फरवरी मार्च में अपने मूल स्थानों की तरफ लौट जाते हैं। इन पक्षियों की मौजूदगी तथा संख्या का आंकलन करने के लिए एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2026 का आयोजन किया जाता है। इस जनगणना के लिए दिल्ली से पक्षी वैज्ञानिक का एक दल कालवण में पहुंचा। इस दल ने पूरे संरक्षण स्थल का निरीक्षण किया। जनगणना के दौरान टीम के सदस्यों ने न केवल पक्षियों की पहचान तथा संख्या दर्ज की, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों को भी जागरूक किया। ग्रामीणों से अपील की गई कि संरक्षण स्थल में गांव का गंदा पानी न आने दे, ताकि पक्षियों का प्राकृतिक आवास सुरक्षित बना रहे तथा भविष्य में इनका आना कम ना हो। पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर टी.के. राय ने बताया कि इस वर्ष कालवन संरक्षण स्थल पर कुल 42 पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई हैं, जिनमें 23 प्रवासी तथा 19 भारतीय प्रजातियां शामिल हैं। हालांकि कुल पक्षियों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम रही, लेकिन प्रजातियों की विविधता में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि इस जनगणना के आधार पर तैयार रिपोर्ट राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर भेजी जाएगी, ताकि जलाशयों तथा जल पक्षियों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। पिछले साल से इस बार कुछ जगह प्रजाति थोड़ा संख्या में ज्यादा, लेकिन कम संख्या में, और टोटल मिला के जो था उस समय कम ही मिल रहा है। जैसे पिछले कल ददरी में था, उसमें भी हमें कम मिला है और जगह भी कम है। तो यहाँ पे अभी तो शुरू कंप्लीट नहीं हुआ। हो सकता है कुछ प्रजाति की संख्या बड़े है, लेकिन संख्या में असली संख्या में कम हो रहा है। ग्लोबली दुनिया की उसके बदलाव के कारण जो है इनकी, जैसे जिस समय में सर्दी लेट आएगा तो उनका जब ठंड नहीं होगा, जमेगा नहीं, उनको भी आने की जरूरत नहीं होता है, तो लेट आता है। टीम के सदस्यों ने बताया कि वन जीव विभाग ने पक्षियों के भोजन के लिए फिंगर फिश उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजा है, ताकि उनके संरक्षण को मजबूती मिल सके। उन्होंने बताया कि पक्षी संरक्षण में सहयोग के लिए ग्रामीणों समेत करीब 27 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिसे संरक्षित स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इसकी एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र मैनेजमेंट कमेटी, और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने अभी प्रपोजल भेजे इसके लिए कि इनके लिए जो जैसे फिश फिंगरलिंग जो खाना होता है, इनके लिए अलगाई होती है, उनके लिए कोई बजट जारी करे। जितने भी
आदर्श भूमि में पक्षी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, इसका स्वास्थ्य कैसा है जगह का, इसके बारे में ब्यौरा लेने के लिए ये टीम हर साल आती है और इसी तरह से आज भी आई है। हरियाणा डायरी में आज इतना ही। नमस्कार।